अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चूँकि अगर हम इस साल की बात करें और स्पेशली ये जो लास्ट मंथ गुजरा है इसकी बात करें तो इसमें जब भी हम सोशल मीडिया की किसी भी ऐप को जब भी खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ख़बर इस तरह की चीज़ नज़र आती है कि जो शायद मेरे जैसा इंसान जो कि जिसके ख़ुद बच्चे हों तो उसके लिए कम से कम 2 दिन वो मंज़र जो है वो आंखों से गायब नहीं होता। जब हम उसी मंज़र के अंदर ही मौजूद होते हैं तो एक नई खबर सामने आती है कि आज ये वाला इंसिडेंट हो गया। नाज़रीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के इशू जो है वो ज़ेर बहस है, लेकिन ये मामला जो कि हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद जो है वो एक बढ़ता हुआ कौमी बहरान जो है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल क्राइसिस के ऊपर डिबेट हो रही होती है, लेकिन ये डिबेट जो है मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद, हरासानी, अगवा, इस्तेहसाल, कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता 2 दहाइयों में एक संगीन समाजी, कानूनी और इंसानी मसले की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अगरचे अगर इस नौइयत के जराइम जो हैं वो पहले भी मौजूद थे, इससे पहले भी ये मामलात होते थे, लेकिन 2015 के कसूर चाइल्ड एब्यूज़ स्कैंडल और उसके बाद 2018 के ज़ैनब अंसारी केस के बाद ये मसला जो है कौमी सतह पर शदीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। इन वाक़यात ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, बल्कि ये बहस भी शुरू हुई कि आया पाकिस्तान में बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद निज़ाम मौसर है या नहीं है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल, जो कि उसकी सालाना जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चे जिनसी इस्तेहसाल, अगवा, जिस्मानी तशद्दुद और दीगर जराइम का शिकार होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से वाक़यात बदनामी, खौफ, ख़ानदानी दबाव या इंसाफ के निज़ाम पर अदम एतमाद की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। हमने देखा कि हालिया बरसों खुसूसन अगर 2025 और 26 की अगर बात करें तो इसमें कम से बच्चों और बच्चियों, ख़वातीन से मुतल्लिक़ कई संगीन मुकदमात ने एक मरतबा फिर से ये सवालात उठाए हैं कि जुर्म के बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन जुर्म की बर वक्त रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही। इन मुकदमात में कम से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, अगवा, कत्ल, घरेलू मुलाजमीन, बच्चों पर तशद्दुद, तालीमी इदारों और मजहबी इदारों से मुतालिक इल्ज़ामात, ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद, हरासानी के मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो इसमें शामिल हैं। इनमें बाज़ केसेस में फ़ौरी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, बाज़ में फ़ॉरेंसिक और DNA शवाहिद भी इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जो हैं वो अब भी अदालतों में ज़ेर समात हैं। तहकीकात से एक अहम बात ये भी सामने आई है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले बहुत सी जराइम में जो मुलज़िम है उसके हवाले से अगर हम देखें तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम कहें कि इसको किस तरह से रोकें। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कोई गैर नहीं होता, कोई स्ट्रेंजर नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जो हैं बच्चे या बच्ची जो है उनके जानने वाला शख्स होता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, उस्ताद, मदारिस की अगर हम बात करें वहाँ से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो विक्टिम होते हैं। यही वजह है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ पुलिस या अदालतों का मामला अब नहीं रहा, बल्कि ख़ानदान, तालीमी इदारों, मजहबी मराकज़, मुकामी कम्यूनिटी और रियासती इदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन चुका है। पाकिस्तान में इस मसले से निपटने के लिए मुख्तलिफ कानूनी इक़दामात भी किए गए हैं, जिनमें 2016 में अगर हम देखें तो बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम से मुतालिक फौजदारी कवानीन में तरमीम और 2020 में ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट का निफाज भी जो है वो शामिल है। इस कानून के तहत गुमशुदा बच्चों की फौरी तलाश, कौमी सतह पर अलर्ट सिस्टम, इदारों के दरमियान बेहतर राब्ते के लिए जो ZARR कायम किया गया है, जो कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा सूबाई सतह पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक कवानीन और इदारों को मजबूत बनाने की कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर कवानीन मौजूद हैं तो हर साल हज़ारों बच्चों और ख़वातीन को क्यों मुतासर किया जा रहा है। क्या मसला कानून की कमी है या कानून पर अमल दरामद है? तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन, अदालती निज़ाम, समाजी रवैयों और एहतसाब के कमज़ोर होने में यही वो सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो तलाश किए बगैर इस मसले का देर पा हल मुमकिन नहीं है। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आदाद शुमार जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जो हमारे इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं वो इसके ऊपर अपना बेहतरीन तज्ज़िया जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। पाकिस्तान में जो बच्चों के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल है, अगवा है, जिस्मानी तशद्दुद, जिगर जराइम है, 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें 3630 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी कोई जो आदाद शुमार है वो मौजूद नहीं, यानी कि औसतन अगर हम बात करें तो 9 से 10 बच्चे किसी न किसी जुर्म का शिकार होते हैं, और वो भी संगीन जुर्म का। 2024 के मुकाबले में
2025 में रिपोर्ट होने वाले केसेस में तकरीबन 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फिर 2025 में मुतासरा बच्चों और बच्चियों की अगर हम तादाद की बात करें, जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है 53% और लड़के 57%, जो कि 1924 बनते हैं, और लड़कों की तादाद 1625 बनती है। और इसके साथ एक चौंका देने वाली रिपोर्ट वो भी ये सामने लाती है कि 116 जो बच्चे हैं वो नामौलूद भी शामिल हैं, जो कि दूध पीने वाले बच्चे हैं। 2025 में भी रिपोर्ट में जराइम की शरह में इजाफा, 1107 अगवा के केसेस और 596 ज़्यादती के केस, 522 रेप के केसेस, 365 लापता बच्चों के केसेस, 195 रेप की कोशिश, 141 जो हैं वो रेप करने की कोशिश, संगीन ज़्यादती की कोशिश, और 130 जो है वो जो है मुख्तलिफ रेप्स जिसमें गैंग रेप भी शामिल हैं उसकी कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम सूबों की बात करें तो पंजाब में ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बाकी जगह पर भी जो परसेंटेज है उसमें इजाफा है। सिंध में 21% है, KPK में 4% ये केसेस जो है वो रिपोर्ट किए, क्योंकि ये भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि कानून की अमलदारी की जब बात की जाती है तो मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उसका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी बात की जाती है। सो ये तमाम तर मामला जो हैं ये कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी आती हैं। खैर, आज चूँकि हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मुंतहा, इशाल फातमा और दीगर केसेस जो हैं वो अलग अलग केसेस तो हैं नहीं हैं, वो अपनी नौयत के एक ही जैसे केसेस हैं। सो इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ में करवाती चलो। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन तमाम तर मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखती हैं। उनसे आज के प्रोग्राम में उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सैयद एजाज बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और क्योंकि जब भी सोशल इश्यूज़ की बात होती है तो जो डीपली ऑब्जर्वेशन जो लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं और इसके हवाले से आगाही भी फैला रहे होते हैं तो उनमें इनका भी शुमार होता है। शराफत अली साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमना मसूद जंजुआ साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। सैयद एजाज साहब आपसे आएंगे और फिर फरजान साहब आपकी तरफ हम वापस आते हैं। एजाज साहब क्या कहेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो केसेस हैं इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। स्पेशली अगर रिसेंटली हम बात करें तो मुंतहा केस है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इशाल का केस है, उसके अलावा मुतअद्दिद केस जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल हैं। सो क्या कहेंगे कि हर साल हम ये केसेस देख रहे हैं, तो सर ये केसेस तो अलग अलग नहीं हैं, अलग जराइम भी नहीं है, लेकिन फिर वही मामलात हैं, वही तमाम तर सिनेरियो है, वही पैटर्न है, वही एहतजाज हैं, वही धरने हैं, उसी तरह से आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन अगला आने वाला बच्चा हमसे बचाया नहीं जाता। क्या इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? आपसे अर्ज करें तो बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जहां तक अभी आपने जो आदाद शुमार बताया उसमें आपने पंजाब का ज्यादा बताया कि पंजाब में ज्यादा रिपोर्ट है, तो पंजाब की जो कि आबादी ज्यादा है 73% ज्यादा रिपोर्ट, तो जाहिर है उसके उस हिसाब से जाहिर चीजों को देखा करा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे, मैंने एक दौर में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि जिससे महफूज करना है, जितना उससे एजुकेट करने की जरूरत है उतना ही उससे एजुकेट करने की जरूरत है जिसने महफूज होना है। तो दोनों को एजुकेट करने की जरूरत है। अब हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि खानदान में, फैमिली में, इधर उधर उसकी अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर इतना काम नहीं होता। ये जब से ये आपने ज़ैनब केस की बात की है, जो बाकी केसेस की बात की, जो कि हमारे लिए ज़ाहिर अब वही बुनियादी तौर पर हर वक्त रेफरेंस के तौर पर आते हैं, ये कसूर वाले वाकयात हैं। बिल्कुल। तो वहां पर भी या यहाँ पर भी जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे और खास तौर पर पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे, इस तरह के वाकयात में इजाफे के इम्कानात बढ़ते रहेंगे। उनका एजुकेट होना जरूरी है। और आपने अपनी इस रिपोर्ट में मदारस का, ये बाकी चीजों का जिक्र किया, उसमें आपने होटल्स का जिक्र नहीं किया, उसमें आपने वर्कशॉप्स का जिक्र नहीं किया। इस तरह की और बहुत सी जगह हैं जहां पर ये सारे मामलात हो रहे होते हैं किसी न किसी एतबार से। तो ये तो वालिदैन को और बड़ों को बैठ के देखना करने जो हवाले कर रहे हैं अपने बच्चे। बाकी जहां तक कहा कि नेबर्स भी उसमें है, वो कड़ी निगरानी से मुराद एतमाद वाली निगरानी होती है, और एतमाद वाली निगरानी एजुकेट करके किसी के हिस्से में आती है। आप जब पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे और फिर निगरानी की तरफ जाएंगे, तो ऐसे वाकयात के कम होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, रिपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं। मैडम, ये आज की बात नहीं है, ये बरस से ये सिलसिला चल रहा है। अब चूंकि सोशल मीडिया बाकी चीजें आ गई, अब ये रिपोर्ट ज्यादा होने लगे, विच इज गुड, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब लोगों को एतमाद है वो सारी चीजें। बाकी जो इदारे हैं, मैं इदारों के ऊपर इस तरह से हाथ इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि इदारे काफी बेहतर काम कर रहे हैं अब,
पहले की निस्बत। पहले तो ये चीजें गुम हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। अब जो हमारे फॉरेंसिक लैब्स हैं उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें, अब उनके अंदर वो लैब्स जो बहुत शानदार बन के आ गए हैं, और लोग भी इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, चूंकि जाहिर है ये इन द एयर है, तो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमें भी अपने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें जहां तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहां हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर किसी मसले को वो जल्दी हल कर लेते हैं। तो अगर हम ये वाली पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे तो उसके कई इम्कानात हैं कि चीजें बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे ये बिल्कुल मामला खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल मामला खत्म नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन हमें इजाज़ साहब, एजुकेट, आपने ये बात की कि एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, विक्टिम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, जो विक्टिम बन जाता है उसको भी करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है। लेकिन इसमें हम कैसे लर्निंग की तरफ लेके आएंगे, एजुकेट कैसे करेंगे उन लोगों को, उन अनासर को कि जो उसमें मुलव्वस है। अभी अगर हम रिसेंट मंथ की बात करें, जून की बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो उसमें जो पे दर पे वाक़यात हो रहे थे, और फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रायल भी, हम उसको सोशल मीडिया ट्रायल भी कह सकते हैं, उसके ज़रिए जो आवाज़ उठाई गई, जितना सख्ती से उसके ऊपर बात की गई, तो कुछ ना कुछ जो हमें उसका रिस्पॉन्स है वो नज़र आया। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि लोगों को उससे इबरत हासिल होती, वो एजुकेट होते कि नहीं हमने नहीं करना, मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं सर? देखिए, आप जब ये फरमा रहे हैं कि नहीं होना, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो वो रिपोर्ट नहीं, हो सकता है कि 10,000 लोगों ने अगर देखा तो उन 10,000 में से 9,900 लोग वाकई उससे बाज आ गए हों, या 9,000 उससे बाज आ गए हों, या 5,000 उससे बाज। चूंकि जो बाज आए वो तो रिपोर्ट होते नहीं, जो ज़ाहिर कर गुजरते हैं वो हमारे सामने रिपोर्ट होते हैं। लिहाजा इस तरह का देखिए, अगर हम इससे ये वाला पहलू निकालें फायजा जी, कि इसके बावजूद भी केस नहीं रुके, तो वो जो लोग जिन्होंने किरदार अदा किया और बहुत सौ को वाकई बचा लिया होगा, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट और डिस्करेज हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है, जिस तरह आज आपने बात की, और भी बड़े बड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो जब ये हमारा काम मीडिया पर्सन के तौर पर आगाही का हिस्सा बनना है पॉजिटिविटी के साथ। हमने ये तो नहीं कि सिर्फ इबरत को इतना हाईलाइट करना है कि खौफ तो आ जाए लेकिन समझ ना आए। हमें उनको समझ अता करनी है, और समझ सिर्फ वो सूरत में अता हो सकती है जब आप अप्रिशिएट भी करते हो उन इदारों को, उन लोगों को जो एक बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं, और आप यकीनन आप उनके मुतालिक ज़रूर गुफ्तगू करें जो इसमें नेगेटिविटी वाला किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। आमना साहबा, आपकी तरफ मैं आऊँगी, और क्या समझती हैं, क्योंकि एज अ फ़ीमेल बड़ा सेंसिटिव होता है कि इस तरह के इशू को जब हम देखते हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो उससे कुछ टाइम के लिए निकल नहीं पाती कि क्या मामला है कि अपने बच्चे आपकी आंखों के आगे आते हैं। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, सैयद इजाज़ बुहारी साहब ने, कि उन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो काफ़ी टाइम से एजुकेट हो रहे हैं, कर भी रहे हैं, कानून भी हरकत में आता है, अमलदारी भी होती है, फिर सवाल वहीं का वहीं कि कैसे रोकथाम पॉसिबल है। आपके ख्याल में कहाँ पर फेलियर है कि ये चीज़ें बजाय इसके कि कम हो, मज़ीद एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही होती हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और लाजमी बात है कि ये एक ऐसा दर्दनाक सब्जेक्ट है कि इस पे जितना भी हम नोहा करें उससे कम होगा। और खास तौर से हम सब जो हैं पेरेंट्स हैं इस वक्त माशाल्लाह, और अपने दिल पर हाथ रख के हम सोचें कि क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के ऊपर। तो बिल्कुल सैयद बुखारी साहब ने बड़ा अच्छी निशानदेही की है कि एक तो प्रिवेंशन है कि इसको रोका जाए, और कानून बहुत सारे मौजूद हैं, ज़ैनब अलर्ट बिल मौजूद है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस मौजूद है, और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का बिल मौजूद है, सारा कुछ है, अच्छे से अच्छे बिल मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, और जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं उसमें कमी है, और हम अपने बच्चों को तालीम और ट्रेनिंग जो दे सकते हैं, माँ बाप जो दे सकते हैं, उसमें बहुत कमी है कि हर लेवल के। देखिए, बहुत सारी हमारे माशरे में सोसाइटीज़ हैं जो कि एक अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एक हाई क्लास है। इन सब तमाम के इश्यूज मुख्तलिफ हैं। जो बहुत हाई फाई सोसाइटी है उनको तो पता ही नहीं है कि उनके बच्चे हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, किस माहौल में हैं, और किसकी कोई आयाएं हैं जो उन्हें पाल रही हैं, और वो जहां मर्जी वो उनके साथ ड्राइवरों के साथ गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उनका तो कोई कंट्रोल नहीं है अपने बच्चों के ऊपर, कौन उनके साथ किस वक्त सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहा है, और वो ट्रॉमा उस बच्चे के साथ बड़ा हो रहा है, या वो जिंदा तो बच गई है मगर ये चलती फिरती लाश बन गई है। फिर जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, उसमें ये कि हमने देखा है कि जिस तरह मुंतहा का केस है कि वो बेचारी बच्ची तो सिर्फ दुकान से सौदा लेने गई थी, और वो माँ बाप की जहनियत ऐसी होती है
कि वो इसमें कोई हरज नहीं समझते कि एक बच्ची है, चलो छोटी है, जाएगी, जाके 10-11 साल की है, सौदा ले आएगी, आम रूटीन है उसका, लाती है वो। हाँ बिल्कुल। अब इसी तरह से उसी माइंडसेट के साथ माँ बाप भेज देते हैं और वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि अब माहौल नहीं है ऐसा कि अपना लड़का क्या लड़की क्या आप उसको बगैर किसी अटेंडेंट के, बगैर किसी बाएतमाद अटेंडेंट के बाहर नहीं भेज सकते। बिल्कुल। और वो देखिए कि वहां पर वो एक दरिंदों के हत्थे चढ़ गई और उसकी मतलब ये कि एक तो किडनैप करते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं, फिर उसके बाद जान से भी मार देते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये एक के ऊपर एक जो वायलेंस और क्राइम बढ़ता चला जाता है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं और उसके लिए डिफरेंट तरह के जो प्रोटेक्शंस मैकेनिज्म्स हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर तीनों तरह की जो क्लासेस का जो प्रोसिक्यूशन है या जो जहाँ पे ये रिपोर्ट होती है, जो पुलिस की कारकर्दगी होनी चाहिए या जिस तरह सेंसिटिविटी उनमें होनी चाहिए। देखें, अब एकदम से कोई वाकया होता है, बच्ची की तस्वीर आ जाती है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में तस्वीरें शेयर होनी शुरू हो जाती हैं, फेसबुक के ऊपर आ जाती है, टीवी के ऊपर आ जाती है। अब देखिए, जो माँ बाप हैं वो आपको अंदाजा है कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर कम से कम शेयर ना करें आप। उनका चलो वैसे तो नाम भी शेयर नहीं होना चाहिए, मगर अगर नाम हो भी रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, तो एटलीस्ट वो जो तस्वीर को आप जरा सा आउट ऑफ फोकस करके या थोड़ा सा इस तरह करके भी यूज कर सकते हैं। तो वो नहीं होता और फिर वो माँ बाप के ऊपर ट्रामा, अगर वो बच्ची बच गई है उसके लिए पूरी जिंदगी का ट्रामा, फिर उसके बाद कोई साइको सोशल काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप, ठीक है, आपका एक पुलिस का इदारा है, कोई तफ्तीश का इदारा है जो कि प्रोसिक्यूशन कर रहा है, काफी हद तक कामयाब हो भी जाता है, नहीं भी होता, या बहुत स्लो है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। कि ये लोग सुस्ती गफलत ना करें, फिर जेंडर सेंसिटिविटी के साथ करें, इज्जत के साथ करें। ये आपकी माएं, बहनें, बेटियां हैं, तो इनकी इज्जत आपकी इज्जत है। बिल्कुल, तो इस तरह से ना करें कि इनकी इज्जत बिल्कुल हर एक की जबान पर ये बातें हों, हर एक की चीजें हों। तो उस तरह से उनकी जो एक रिलक्टेंस थी कि हमने नहीं रिपोर्ट करना, वो इसीलिए थी कि वो ये कहते हैं कि भाई हर जगह पे यही बात की जा रही होती है और हमारी इज्जत खाक में मिल जाती है। तो इसकी ख्याल पुलिस वालों को भी रखना चाहिए। जो इदारे, हमारा नेशनल कमीशन है फॉर चाइल्ड राइट्स, मैं समझती हूँ इनका भी बहुत रोल होना चाहिए, मगर ये कि वो रोल नजर नहीं आता जो कि इनका होना चाहिए। बिल्कुल, इतना बड़ा एक इदारा है और इसको अच्छी खासी, मतलब ये कि इसकी एक यूनाइटेड नेशंस में भी इसकी स्टैंडिंग है, पाकिस्तान में भी, मगर ये कि ये इन चीज़ों को कर्टेल करने में या ऐसी ट्रेनिंग की एक पूरा, जिसको कहते हैं ना कि एक सेट प्लान देने में नाकाम हुआ है। इन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जो कि हुकूमत की सतह पर हुकूमत के साथ मिलकर, फिर सैयद बुखारी साहब जैसे लोग, फरजाना बारी जैसे लोग, मैं आपके हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, तो ये सब मिलकर जो है वो उसको फिर आगे बढ़ाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें उस ठीक प्लान है। को। आपका पॉइंट हमारे पास आ गया आमना साहिबा। सैयद इजाज़ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से मैडम ने भी बात की कि बारहा ये होता है कि जो भी बच्चा या बच्ची जो है वो इसका शिकार होते हैं तो उनकी पिक्चर्स, उनका डेटा जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है और उनका ये कहना है कि इसको नहीं करना चाहिए। तो उससे वो ये कहती है कि जो बच्चा अगर वो बच जाता है, आगे वो सर्वाइव कर लेता है, तो वो एक पूरी ज़िंदगी का पेरेंट्स के लिए भी और उस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है, उससे वो गुजरता रहता है। सो आपका इस पर क्या पॉइंट है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि ऐसे मुकदमात को हाईलाइट कर दिया जाता है, समहो ये कहा जाता है कि ये इंसाफ दिलाने में मदद मिलती है, या आपको लगता है कि वाकई इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, अवामी गुस्सा शायद ये पैदा करता है, या आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात है कि क्या सोशल मीडिया या मीडिया को इसके ऊपर किरदार अपना अदा करना चाहिए इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करके? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जो तो कानून है, मेरे सामने कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता, इसके ऊपर कानून है कि उनका नाम वगैरह ये सामने ना लाया जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, खबर की डेफिनेशन मैडम यही है कि गैर मामूली नौयत का वाकया गैर मामूली नौयत की तवज्जो ले लेता है। खबर की डेफिनेशन यही है। अब जब इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो हो सकता है पुलिस या बाकी लोग वो ना भेज रहे हैं तस्वीर, बच्चों की तस्वीरें आजकल अवेलेबल है, रिश्तेदारों में से, मिलने मिलाने वालों में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो
कर देता है, उसके ऊपर रोक रुकावट तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में, जो मेरी जाती राय वो मैं आपसे अर्ज करूं, कि अगर हम चाहते हैं कि जो वो शख्स है वो ट्रॉमा से निकले या तकलीफ से निकले, तो उससे तो हमने फेस करना सिखाना है। जिसको हमने फेस करना सिखाना हो, उससे जब हम छुपाने के लिए चले जाते हैं, तो इसका मतलब हम उसे ये बता तो रहे होते कि इसमें छुपना पड़ेगा। हाँ। और जिस घड़ी हम उसे बता रहे होते इसमें छुपना पड़ेगा, तो उसकी इज्जत नफ्स दो तरह से मजरूह हो रही होती है। एक तो वो जिसने मजरूह की सो मजरूह की, उसके बाद हम भी कहते कि तुम जमाने के सामने मत आओ, तुम अपना चेहरा मत दिखाओ लोगों को, क्योंकि तुम्हारा चेहरा दूसरे मानव शायद दिखाने लायक नहीं रहा। नहीं, हमें उसको ताकत देनी चाहिए। वो सामने खड़े होकर जब वो बात करेगी तो फिर देखिए, जब आप किसी के अदम इस्तेहकाम में किसी का इस्तेहकाम रख दिया जाए, जब किसी के अदम तहफ़्फ़ुज़ में किसी का तहफ़्फ़ुज़ रख दिया जाए, तो फिर तो वो उसके अदम तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यही सूरत हाल यहाँ पर भी होती है। अखलाकी तकाजा तो यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको नफ्सियाती तकाजे के तौर पर देखते हैं, तो मेरी राय ये है कि नहीं, हमें उन बच्चों को, उन औरतों को, उनको सबको इतना ताकतवर करना चाहिए कि वो सामने आके बैठ के बात कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि ये तकलीफ दे हकीकत है, जिससे मैडम ने फरमाया। लेकिन तकलीफ दे हकीकत और ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है जब शिकार होने वाले को छुपना भी पड़ता है। और अगर हम शिकार होने वाले को छुपने की बजाय उसे कहें कि तुम सामने आकर ताकत, चूंकि तुम तो इसमें शामिल नहीं थे, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, और अगर मजलूम सामने आके अपनी बात नहीं करेगा तो दादरसी कहां से मिलेगी? तो उसको हमें ताकत देनी, और ट्रॉमा से, ये तकलीफ से बेशक माहिरीन नफ्सियात का इसमें किरदार होना चाहिए। मैं भी पिछले दिनों को जेल के माहिरीन नफ्सियात को भी ट्रेनिंग करा के आया, और वहां पर ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां वो किरदार अदा करे। तो हुकूमतें जितनी भी हैं, चूंकि इवॉल्व हुई हैं चीजें, वो अपने तय अपनी समझ के मुताबिक जितना हो सकता है कोशिश कर रही है, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर अच्छे अमल को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो भी एक अच्छा अमल होता है। तो मेरा इसमें राय जो है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपकी ये राय है कि उनको छुपने के बजाय जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो सामना करना चाहिए हालात का, लोगों का, उन लोगों का कि जो उनको जो है वो डाउनफॉल की तरफ लेके आते हैं। मैडम क्या कहेंगी? वैसे तो जिस तरह अभी से साहब ने बात की, हम ये समझते हैं क्योंकि अभी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, तो कहा यह जाता है कि जो खामोशी है वो मुजरिमों को शायद ज़्यादा ताकत देती है। फिर हम ये देखते हैं कि मुतासरा जो ख़ानदान होते हैं, जो लोग होते हैं, तो वो अक्सर जो आपका सोसाइटी का प्रेशर है उसका ज़्यादा फिर शिकार हो जाते हैं जब वो इस बात को मंजर आम पे नहीं लाते, क्योंकि हर वक्त होता है कि अगर ये मेरी बात निकल गई तो एक ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर भी आ जाता है कि वो पूरी लाइफ उस ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होते हैं। तो आप एग्री करती हैं कि कहीं ना कहीं अब ये जो एकदम से चीज़ों को सोशलाइज कर दिया जाता है, वैसे तो एक गलत चीज़ है, कानूनन ठीक नहीं है, लेकिन उस फैमिली को, उस शख्स को, वो जो विक्टिम बच्चा बच्ची जो भी बना है व्हाटएवर, उसको एक ट्रॉमा से शायद निकालने में भी हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल। उनको बेशक जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया कि इस बात के दो रुख हैं। एक रुख वही है जो उन्होंने फरमाया कि आप जिस तरह आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा एक गैंग रेप का वाकया हुआ था, और उसमें मुख्तारा माही का वाकया, ठीक है। तो अब वो सामने आई थी, ठीक है, और उनका सामने आना एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ ब्रेवरी थी, और वो इतनी बड़ी ब्रेवरी थी कि आप खुद सोचें कि एक औरत जिसके साथ गैंग रेप हुआ और वो अपने लिए इंसाफ लेने के लिए सामने आई हो और उसने कहा हो कि भाई ये मेरे साथ ये हुआ है, तो दैट वाज लाइक अनप्रेसिडेंटेड, और वो सब ने उसको सराहा था। और फिर वो उसके बाद मतलब एक तरह से ये कि वो पूरे पाकिस्तान में उनका एक बड़ा उनका इज्जत उनको मिली थी, और वो बाहर मुल्क भी गई थी, और उनका बाकायदा उन्होंने एक जो तंजीम बनाई है जो कि इस तरह की ख़वातीन के लिए। तो देखिए, अब उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अटैक को या अपने ऊपर होने वाले जुल्म को एक पॉजिटिव रंग दे दिया, और उसको ऐसा रंग दे दिया कि जिससे कि एक कंस्ट्रक्टिव कोई चीज़ बन गई, जिससे और लोगों को रास्ता नज़र आने लगा। तो यहाँ भी यही है कि जो बच्चियाँ, जैसे इनकी तो एज बहुत कम होती है, ये सर्वाइव मुश्किल से करती हैं, जो सर्वाइव कर जाती हैं, और अगर हम उनको इतना कॉन्फिडेंस और इतना एतमाद दे सकें कि वो अपने सामने भी आने की हिम्मत उन्हें दे, और उनको ये कॉन्फिडेंस भी देगी कि इज़्ज़त मेरी ख़राब नहीं हुई, इज़्ज़त उसकी ख़राब हुई है जिसने ये हरकत की है। जिन लोगों ने ये हरकत की है, शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए, और उनकी एम इज़ फॉर देम नॉट फॉर अस। ठीक,
अच्छा ख्वाहिश साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि अब हम अक्सर ये देखते हैं कि अक्सर इस तरह की जो वाक़यात हैं उसमें कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो ज़्यादातर इस मामलात में जो है मुलविस नहीं होता। ज़्यादातर हम देखते हैं करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें टीचर कहने, उनके मोहल्लेदार कहने, अक्सर में तो ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपके इज़्ज़त के हिफाजत के जो है वो समझे जाते हैं कि आप इनके अलावा आपकी इज़्ज़त और हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर वही पामाल कर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है वो क्या करना चाहिए, किस तरह से अवेयर करना चाहिए, फिर कवानीन क्या मौजूद हैं और जो कवानीन इनके ऊपर लागू होते हैं आपके ख्याल में वो बेहतर है या उसके अंदर मज़ीद जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से एक खौफ होता है ताकि उनके लिए एक इबरत जो है वो पैदा कर ली जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि कवानीन तो मौजूद हैं और जितने भी कवानीन मौजूद हैं वो बड़े जबरदस्त और शानदार कवानीन हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके ऊपर अमल नहीं हो पाता। तो कानून तो अमल के साथ ज़ाहिर जुड़ा होता है। बाकी जो आपने फरमाया कि ये करीब के होते हैं, देखिए करीब और फरेब में एक नुक्ते का ही फर्क है। तो आपको जो फरेब देने वाले का आपके करीब होना वैसे भी जरूरी होता है, तो वही कहीं ना कहीं इसका सबब बन सकता है। अब अगर वो लोग कर रहे हैं तो अगर वालिदैन एजुकेटेड हैं और वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें सेफ टच अनसेफ टच बता रहे हैं, तो इसमें कमी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। दूसरा, निगरानी बहुत जरूरी है। मैडम जिस तरह फरमा रही थी कुछ देर पेशतर कि कई घर में तो ऐसे हैं जो ड्राइवर के साथ या बाकी लोगों के साथ बच्चों को भेज देते हैं और उनकी कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा अपने बच्चों के साथ है पेरेंट्स का कि पता ही नहीं चल पाता इन चीजों का। दूसरी बात यह कि जब आप अपने बच्चे को बताएंगे कि ये छुपाने वाली चीजें नहीं है और इसको तुम बड़े एतमाद से आकर हमारे साथ शेयर करो, वो एतमाद से शेयर करेगा। अब जो साइको सोशल रिपोर्ट स्पोर्ट की बात मैडम फरमा रही थी, तो असल में तो ये पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि पेरेंट्स को ये सपोर्ट मिली हुई होगी तो वो इसका सबब अपने बच्चे के लिए बनेंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जब तक शिकार होने वाले को ये एतमाद नहीं मिलेगा तब तक शिकार से बचने वाले को भी एतमाद नसीब नहीं होगा। हमने उसी के जरिए उनको एतबार बख्शना है और ये वालिदैन का, आपका, हमारा, मीडिया के लोगों का ये किरदार है जो हम कर रहे हैं। देखिए फायजा जी, क्या इससे पेशतर आज से को 5, 8, 10 बरस पहले क्या इन मौज़ूआत पर इस तरह खुले बंदों गुफ्तगू हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। अब जब वो नहीं होती थी तो बहुत से ऐसे केसेस अनरिपोर्टेड, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बात तो कम से कम उस मौजू पर हो रही है और हम हैं जैसे बाकी लोग माहिरीन यहाँ तशरीफ फरमा है वो भी अपने अपने हिस्से की राय दे रहे हैं और हमें जितने वालिदैन बैठे सुन रहे, हम उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि किसी पे एतबार मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने बच्चों के अंदर इस कदर बदएतमादी पैदा कर दें कि वो दुनिया में अपना किरदार ही कोई ना अदा कर सके, हर एक को शक की नजर से देखते रहे। ऐसा नहीं करना। हमने कोई ज़हनी तौर पर माजूर लोग पैदा नहीं करने, नफ्सियाती खराबी वाले लोग पैदा नहीं करने, हमने एतमाद वाले लोग पैदा करने। और एतमाद साहब मुझे होगा तो मेरे बच्चे को अता होगा, और अगर मेरे अंदर खौफ होगा तो मेरे बच्चे के अंदर खौफ बन के जाएगा। और खौफ तो बजाते खुद एक बीमारी है। और आप देखिए हमारे इस माशरे में या खौफ दिखाकर या ख्वाब दिखाकर लूटा जाता है। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि खौफ और ख्वाब दिखा के लूटा जाता है। हमें शराफत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शराफत साहब वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से बुखारी साहब कह रहे थे कि खौफ पैदा करके और इस हवाले से जो है वो चीज़ें बेहतर की जा सकती है, लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी सारी डिस्कशन इस हवाले से कर चुके हैं, लेकिन अब अक्सर जो बच्चे हैं, जिस तरह से मैडम ने ये कहा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बच्चों को ड्राइवर्स के साथ, मेट्स के साथ इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनका टाइम इतना ज़्यादा उनके साथ स्पेंड होता है कि उनको पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो उनके साथ कुछ डिस्कस कर सके। तो उनकी वही ज़हनियत होती है जो उन लोगों की होती है, तो वो उस नहज तक पहुंच नहीं पाते, तो वो विक्टिम आसानी से बन जाते हैं। फिर हमने ये देखा ये तो अपर क्लास है। फिर अगर लो क्लास की हम बात करें, जिस तरह से कुछ बच्चे हैं जो वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, जिस तरह से भी बुखारी साहब ने भी हाईलाइट किया था कि होटल्स में और डिफरेंट जगहों पे जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर जो हिरासगी उनको फेस करनी पड़ती है, वो तो उनको लाइफ टाइम ही फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि पेरेंट्स उसके अंदर भी वही एक सोसाइटी का प्रेशर है और एक अपनी कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और जो रवैये हैं उसके ऊपर। सो सर इनकी रोकथाम कैसे पॉसिबल है, मौसर तरीके से इनके ऊपर अमल कैसे पॉसिबल है, और क्या समझते हैं इसमें चैलेंज कहाँ पे दरपेश आ रहा है? क्योंकि अभी अवेयरनेस, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे कि पहले इतनी खुल के डिबेट नहीं होती थे, लेकिन अब डिबेट होने के बावजूद भी चैलेंज क्या है सर?
देखिए, इसमें बुखारी साहब ने जो बात कही वो हरफ हरफ बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई दूसरी राय है नहीं कि आपको जो है ना वो आगाही देनी है सबको, लेकिन एक और उम्मीद भी देनी है। अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए ना तो आप देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अरसे से अगरचे भाग दौड़ हो रही है, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में अगर आप जाके देखें, मुझे आप कह लें कि शायद आधे पाकिस्तान के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कवानीन है वो मुझे ड्राफ्ट करने का मौका मिला। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद का जो है, कश्मीर का जो है ना, और इसमें केपी का, उसको अमेंडमेंट करने का मौका मिला। अब ये कि ये सारा कब हुआ? 2016 में जो है ना कि वो बलूचिस्तान में आ रहा है लॉ, और उसमें कश्मीर में आ रहा है, जीबी में उसके बाद आ रहा है, इस्लामाबाद का 2018 का है, केपी के अंदर 2010 का है, और बाद में 21-22 के अंदर जो है ना कि वो अमेंडमेंट हुई। तो पहली, और इनके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनी। पहली बात तो ये कि मतलब मैं पर्सनली बहुत सारी जो है ना वो जजेस की, प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग्स में गुजरने का मौका मिला। पहली बात तो ये है कि अभी तो हम इस फिनोमिना को समझ रहे हैं कि ये है क्या। दूसरी बात ये कि जब ये, मैं आपको एक्चुअल वाकया बताऊं कि जब 2014 के अंदर एक कंसल्टेशन हो रही थी, जो बाद में क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट 2016, जिसके अंदर बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को क्रिमिनलाइज किया गया, तो जब हमने वो किया तो उसमें एक साहब लड़ पड़े, उसने कहा हमारी तो मुआशरे का ये मसला ही नहीं है, तो आप कहां से ऐसी बातें जो है ना कि वो आप करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। तो हम जो पहले स्टेज, मेरा ख्याल है कि जो अब तक हमने कवर की है एज अ सोसाइटी, वो ये है कि हम स्टेट ऑफ डिनायल से स्टेट ऑफ फैक्ट में आए हैं कि ये एक मसला है। दूसरी स्टेज जो हमने कवर की है पिछले कुछ 10-12 सालों में, वो ये है कि हर टेरिटरी के अंदर, हर सूबे के अंदर फेडरल लॉ भी बने और हर सूबे के अंदर अलग से चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज भी बने। ये दूसरी स्टेज है जो हमने कवर की, और उसके तहत इंस्टीट्यूशंस भी बने। जाहिर है वो अपनी कैपेसिटी की मुताबिक काम कर रहे हैं। मसला बड़ा है, आबादी बड़ी है, उसके लिए आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आपके इंस्टीट्यूशंस अंडर रिसोर्स्ड हैं। आपका नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसको पहले जब पहला कमीशन बना तो जो पहला टेन्योर था वो 2.5 साल, तो उसके जो कमीशन के मेंबर्स थे उनको सैलरीज ही नहीं मिली। आज भी जो सेकंड टेन्योर चल रहा है, इस सेकंड टेन्योर के अंदर उनके पास एक लीगल एडवाइजर नहीं है जो उनको दे, जो इधर से मांगे तांगे, कभी किसी यूएन एजेंसी ने कोई सपोर्ट दे दी, कभी किसी और ने, यानी कि उनका अपना रेगुलर स्टाफ जो है वो आपका वो इदारा जिसने कौमी सतह की पॉलिसी बनानी है और जिसने गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, वो खुद इन इट सेल्फ अंडर रिसोर्स्ड है। तो आपने लॉज बनाने वाला मरला तय कर लिया, सूझबूझ वाला मसला तय हो रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर जो इन्फोर्समेंट है उस स्टेज तक हम जो है वो पहुंचे नहीं। एक बात मैं और करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि हम अभी बात कर रहे थे कि वालिदैन को समझाना चाहिए। हम वालिदैन हैं, हम वो नस्ल है जिन्होंने 80s, 90s की, 70s की मूवीज देखी हुई हैं। इंतहाई बदकिस्मती के साथ मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि ये वो वाला टाइम था जब पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के जो है वो VCR पे फिल्में देखते थे। कोई मूवी ऐसी नहीं है उस वक्त की इंडियन और पाकिस्तानी जिसमें एक रेप सीन नहीं होता था। अमरीश पुरी ने कितने रेप किए होंगे फिल्म के अंदर। आप इसी तरीके से आपके स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैं आप नाम लूं तो ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन आपको मैं सिर्फ इशारतन एक नाम लिया। इसी तरीके से आप इंडियन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, पाकिस्तानी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, वो आप देखें कि जिनका हर मूवी के अंदर एक रोल होता था। पंजाबी, उर्दू दोनों मूवीज जो पाकिस्तान में देखी जाती हैं, और ये वो वाला टाइम था कि जब पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। आज वो नस्ल बच्चे पैदा करके बैठी हुई है और उसने समझाना है अपने बच्चों को, वो खाक समझाएगी। मेरा ख्याल ये है कि उनको समझाने की बजाय जो है ना वो बच्चे खुद ही समझ जाएंगे, और वो शायद हमसे बेहतर जो है ना कि वो अवेयर हो रहे हैं। हमें स्कूल लेवल पे काम करने की जरूरत है, एजुकेशन करिकुलम जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर वहां से आप अवेयरनेस लेके आएंगे तो वो शायद हालात जो है ना वो बेहतर हो। बाकी ये कि जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो उन इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करने के हैं। बलूचिस्तान के अंदर आपका अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन, अब जो मतलब सारे, अब मैं कलेक्टिवली अलग अलग का क्या नाम लेना, लेकिन अगर आप मुझे एक एक इदारे का पता है कि अगर आप उनको जाके देखें कि क्या उनकी जो अपनी सैंक्शनड कैपेसिटी है एम्प्लॉइज की, क्या वो भी मौजूद है? वो भी मौजूद नहीं है। उनके लिए फील्ड में जाने के लिए इस्लामाबाद, बाकी छोड़ें,
इस्लामाबाद की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है, उसके अंदर, इस्लामाबाद के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 5 है, जो अनअटेंडेड चाइल्ड है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन की डेफिनेशन में आता है। जो बच्चा चौक में सड़क पे खड़ा अकेला मांग रहा है, और इस्लामाबाद में रिवाज बन गया आजकल वो जो बच्चे जो है ना एक खास गेटअप के साथ जो है ना वो कलर करके और वो डी चौक में खड़े होते हैं पार्लियामेंट के सामने, ठीक तो है वहां सर। पे आप उसको जो है ना कि वो नहीं कर सकते। तो ये है कि इन्फोर्समेंट के ऊपर डेफिनेटली आने की जरूरत है। और Enforcement इन्फोर्समेंट जब तक आप उसमें रिसोर्सेज इनपुट नहीं करेंगे, जब तक आप पैसे नहीं लगाएंगे, आप बहुत सारा जो बाकी का टैक्स इकट्ठा करते हैं और आप सड़कें नालियां खालियां बनाते हैं, उनमें थोड़े से पैसे आप चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी लगाएं, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आमना साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई, और ठीक है, मतलब हमारे यहाँ अंडर रिसोर्स हैं तमाम इदारे, मगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पावर हो तभी आप करें, या आपके पास कोई इदारा हो तभी आप करें, या इदारे में इतने लोग हों तभी करें। तो अगर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स की एक मेंबर भी है तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है। अगर आप देखें, आपके पास बहुत सारी एम्बेसीज हैं, यूरोपियन यूनियन है जो हमारे पार्टनर हैं इन ट्रेड में और मुख्तलिफ चीज़ों में, GSP+ स्टेटस में। आप आज उनको देखिए, वो लोग जेंडर की बात करते हैं, प्रायोरिटी पे करते हैं हमेशा, बिल्कुल। और उनके लिए बहुत ज्यादा उनके पास फंड्स भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, आपके पार्टनर्स हैं ना, ये यूरोपियन यूनियन हो गया और सारे डिफरेंट एम्बेसीज है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद तो हब है ना एम्बेसीज का। आप उनके साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम पार्टनर कर सकते हैं, और पार्टनर हुए भी हैं। पिछले दिनों बहुत ज्यादा ऐसे UN वुमेन के साथ ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं जिनमें कि उन्होंने पुलिस को ट्रेन किया है, पुलिस को सेंसिटाइज किया है कि जब इस तरह की ख़वातीन से रिलेटेड वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होती है या रेप केसेस होते हैं, तो आपने किस तरह से विक्टिम को डील करना है। आपने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी। फिर तो वही बात है ना मैडम आमना साहिबा के अब जाहिर है वही ख़वातीन विक्टिम हो रही हैं। जी, वही ख़वातीन इस वक्त विक्टिम हो रही हैं जो उसी दौर के एक टाइम से गुजर के आई हैं। फिर जिस तरह से भी सर ने कहा कि बहुत सी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद उसमें वसअत करने की ज़रूरत है, स्टाफ को इंक्रीज़ करना चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन है इसको भी स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो फिर बुनियादी सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान में फिर असल बहरान शायद फिर कानून का है, इंसाफ का है, या हम सब की इज्तिमाई खामोशी का है। तो फिर मसला किसका है, कहाँ पर है? देखें, आप यूरोपियन यूनियन की जो है बात की, दूसरी डोनर एजेंसीज की सारी वो अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है, उनका एक अपना लिमिटेड रोल अपनी जगह पे होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और आप UN के अगर आप मैंडेट की बात करें तो वो तो कहते हैं कि हमारा काम जो है ना वो टेक्निकल सपोर्ट देना है, जो स्टेट के फंक्शंस है उसको रिप्लेस करना नहीं है। बात यह है कि जो आपका आर्टिकल 35 है वो आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 25 उसका सब आर्टिकल 3 जो है जिसके अंदर है कि रियासत कोई भी कानून बना सकती है औरतों बच्चों की हिफाजत के लिए, और आपने बनाए भी हैं, तो वो कवानीन यूरोपियन यूनियन ने नहीं बनाए, वो कवानीन पाकिस्तान ने बनाए हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और आपकी जो है ना वो असम्बलीज ने बनाए हैं। तो जो कानून बना रहा है उसकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर का बोझ जो है वो किसी दूसरे के कंधे पे नहीं डाल सकते। रियासत ने क्या करना है अगर आपने दूसरों से ही उम्मीद रखनी है? तो जब आप कानून बना रहे हैं तो आपको पता है कि इसको इन्फोर्स करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाना है, इसका ये फंक्शन है, इसके लिए ये स्टाफ की जरूरत है, ये रिसोर्सेज होने चाहिए, तो आप उसके साथ एक लेजिस्लेटिव बजटिंग को भी लेके आए। आपने अगर कानून बना के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना है तो उससे आपको उससे तो वो बना या ना बना एक ही बराबर है। तो जब आप इतनी डिबेट कर रहे हैं, और मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी जो है ना ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कानून प्यार से मोहब्बत से नहीं बनता, उसमें सालों लगते हैं। कोई और तरह का कानून होगा जो रातों रात बन हमने जाता देखा है। कि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह से अवेयरनेस पूरी दुनिया में इस वक्त फैली है, स्पेशली इन इश्यूज़ के ऊपर, तो प्रोटेस्ट भी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी निकलते हैं, और इन मामलात में तो शायद इतनी खामोशी नहीं है, आवाज़ उठाई जाती है। आपको नहीं लगता?
बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम वो था, मैंने बड़ी क्रूड एग्जांपल दी कि रेप सीन पूरा घर जो है ना वो मिलके देख लेता था, इधर उधर मुंह करके देख लेते थे, उसी मूवी में होते थे। लेकिन वहां से बात चलते चलते अब यहां तक बात आई है कि लोग जो है इसके ऊपर आप टीवी प्रोग्राम कर रही हैं उसके एंटी। इसी तरीके से लोग जो है वो आपके सिविल सोसाइटी पूरे के पूरे तौर पे वो एहतजाज करती है, आपके पास डेटा आ रहा है, सर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके पास जो है ना कि वो इन को डील करने के लिए इश्यूज को गवर्नमेंट ने स्पेशल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट की। ठीक है सर, इसके ऊपर जो है काफ़ी अवेयरनेस जो है वो अब वही लोग फैला रहे हैं जो इन चीज़ों को, जो काफ़ी बारीक बीनी से आप कह रहे हैं कि देखते भी थे। बुहारी साहब क्या समझते हैं कि अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लोग क्राइम करते हैं इस तरह के स्पेसिफिक, उनकी जो नफ्सियाती वजूहात आपके ख्याल में वो क्या हो सकती हैं? फिर वालिदैन को किस उम्र से ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, बाउंड्रीज़, इन चीज़ों के हवाले से एजुकेट करना फिर स्टार्ट कर लेना चाहिए कि उनकी नफ्सियात, उनकी मेंटालिटी को देखते हुए? जी, एक तो शराफत साहब बड़ी शानदार आपने गुफ्तगू की, माशाल्लाह, बहुत एजुकेट हुआ आपको सुनकर, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा मैम कि अब देखिए जहां शीरखार बच्चों के हवाले तक बात हो रही है तो वहां देख लीजिए मामलात क्या होंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैंने जब इब्तदाई में जिस तरह से अर्ज किया कि हमारा वो बच्चा जो घर में मौजूद है, अब बच्चे जब से सोशल मीडिया आया है बहुत जल्दी वो सेंसिटाइज हो जाते हैं इन चीजों की तरफ। पहले इतना पता नहीं होता था, पहले तो जवानी की हुदूद तय करने के करीब करीब जाकर बहुत से मामलात का इल्म होता था, अब तो बच्चों को जाकर बहुत से मामलात का इल्म है। तो अब उनके साथ बैठ के इनको मौजूद गुफ्तगू बनाना चाहिए, उन्हें बैठ के बताना चाहिए कि ये भी हकायक है, क्या ये हकीकत से इनकार नहीं है कि हम उनसे बात ही ना करें। हम अगर उनके आगे वही कबूतर वाला हिसाब कर लेंगे तो कल को कहीं ना कहीं शिकार हो जाए। तो हमें उनके साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन के अपने एक स्टाइल होते हैं। आपका बच्चा जब तक आपसे बात करने में ये महसूस नहीं करेगा कि वो आजाद है और उसे इस नजर जजमेंटल नहीं होंगे हम उसको लेकर, तब तक वो जाहिर खुलेगा नहीं आपके सामने। जब वो आपके सामने खुलेगा नहीं तो फिर लोग उसके ऊपर अपने हिस्से के तजुर्बे करेंगे। यहाँ तो बच्चे को आपने देखा जब जवान हो रहे थे बच्चे ने मोहब्बतें हो जाती हैं। बिल्कुल। अब वो जो मोहब्बत वाला वक्त होता है सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त पेरेंट्स की होती है कि उसको कहें कि हाँ बेटा ये होता है, एक्सेप्ट करें। हमारे साथ भी होता था, चेहरे अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, आप इस तरह उनके लिए अपने एहसासात को इस तरह रखते हैं, तो इनको इस तरह से करें। उससे क्या होगा, वो खुद भी महफूज होंगे और उनसे जुड़े लोग भी महफूज हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात होंगे। बाकी ये जो आप भेज देते हैं छोटी उम्र के बच्चों को, चाइल्ड लेबर कानून भी नहीं कहता आपको, जब आप उन्हें भेज देते हैं वर्कशॉप में या होटल में काम करने के लिए जहां वो सोते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, और वहां पर जो लोग बाकी जवान हैं जो अपने बीवी बच्चों से परे रह रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 महीने तक, वो फिर जाहिर इस तरह के अमल का हिस्सा कहीं ना कहीं बनते हैं। तो आप जब इन चीजों को उस तर्ज पर देखेंगे तो आप उसका सबब बन सकेंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस तरह बैठकर बार बार इस तरह की बातें करें, आगाही का सबब बने। हो सकता है हमारे ये वीडियो देखते हुए बहुत से लोग चैनल बदल के वो गाना सुनना शुरू कर दें, कुछ और सुनना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बार बार उनके आगे जाहिर होंगे, चूंकि कहा जाता है कोई गाना हिट ना हो रहा हो उसे बार बार चलाना शुरू कर दें, वो हिट हो जाता है। इस तरह अगर हम इस तरह के शोज बार बार करेंगे, लोगों के सामने ये चीजें लाएंगे, उसका फायदा होगा। और शराफत साहब ने जिक्र किया कि वो अंडर सोर्स वालों का, तो अंडर सोर्स पर हम कैसे तनकीद करें, वो तो पहले से अंडर सोर्स है। हम उसके ऊपर तनकीद करने की बजाय हम उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके किरदार को सराहें और हुकूमत वक्त को कहें कि प्लीज इनके ऊपर खर्च करें, चूंकि इससे आपकी मुस्तकबिल जो है वो महफूज होगा। ठीक है, इनसे आपका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। और डेफिनेटली आपने जिस तरह से बात की कि आगाही जिस रफ्तार से फैलाई जाए, और एग्जांपल जो आपने दी कि अगर हम एक गाने को बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली वो एक तो याद हो जाएगा, और बाज़-औक़ात हम उस गाने में गुम हो जाते हैं और ख़ुद को उन्हीं मनाज़िर के अंदर भी देख रहे होते हैं, और उसको बहुत से लोग तो उसको अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं। सो अगर डेफिनेटली इस तरह की डिस्कशन बार बार होगी तो उसको डेफिनेटली उससे अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फैल सकेगी। क्या कहेंगी आमना साहिबा, इस जो हम देख रहे हैं कि मौजूदा कवानीन की अगर हम बात करें तो क्या वो काफ़ी हैं? जी काफ़ी तो हैं, मतलब बेशुमार किस्म के कानून हैं। एंटी रेप एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हरासमेंट का वो है बिल है। तो फिर इस तरह सूबाई लेवल पर भी हैं, और शराफत अली साहब तो उन कवानीन का हिस्सा भी बने हैं।
तो देखिए ये सब चीजें अपनी जगह, अगर वही बात है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो सब के सब अच्छे से अच्छा कानून बेकार है। इससे सबसे बेहतर है कि आप एक पूरा मैनुअल बना लें, ठीक है, ठीक, उसमें शराफत अली साहब भी हों, मैं भी हूँ, सब हों, इजाज बुखारी साहब भी हों, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हों, सब बैठ के एक मैनुअल बना लें कि बच्चों को और उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या एजुकेट करना है। ये बच्चों का सेक्शन आ गया। फिर एक पेरेंट्स का सेक्शन आ गया, पेरेंट्स को क्या बात बताने की जरूरत है, हाउ टू ट्रेन, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन अप, ठीक है, पेरेंट्स की बात आ गई। फिर टीचर्स की उसमें मैनुअल में होगा कि टीचर्स क्या पढ़ाएंगी। तो वो तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट का होना फिर बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में एक ऐसा सब्जेक्ट हो कि जो प्रॉपर इसी के ऊपर हो, और एक टीचर जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर डेली बेसिस पे अवेयर करे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर कम्युनिटी और हमारे माशरे का किरदार आएगा कि कम्युनिटी लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जो वो उस लेवल पर भी उनको भी क्या समझाने की जरूरत है कि अगर आप कोई बच्ची को देखते हैं कि वो अकेली सौदा लेने के लिए आई हुई है, तो वहां पे कम्युनिटी लीडर्स होंगे जिनका कि अपना एक पूरा उनका एक सेटअप होगा, और वो उसकी बच्ची की निशानदेही उसकी बगैर बताए उसकी निगरानी कर रहे होंगे। और वो ऐसा अगर कोई देखेंगे कि कोई गैर इस तरह की चीजें हो रही हैं मशकूक किस्म की, तो वो फौरन उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, पेरेंट्स लेवल में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर, ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सके। ठीक, शराफत साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने खुद भी बताया कि जब भी ये जितनी भी पॉलिसीज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो भी चीज़ें, उसमें आप भी कई मरतबा जो है वो उसमें मौजूद थे। तो ये जो जिनसी जराइम के स्पेशली जो मुजरिम होते हैं उनका कौमी रजिस्टर, जिस तरह सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री है, वो फिर बनाया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई ऐसी तजावीज़ होनी चाहिए जो अभी भी ज़ेरे गौर हैं, जिनके ऊपर गौर अगर किया जाए, जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर तरीके से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसको हम फाल कर सकते हैं, मजीद आगे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखें, जो SOR है, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो रजिस्टर है, नादरा उसको मेंटेन कर रहा है। उसका सिर्फ इतना सा रोल है कि जो कन्विक्ट हो जाएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर मुजरिम, उसका वहां पे नाम आ जाएगा, और वो फ्यूचर में जहां कहीं भी जाता है, इवन ये कि उसके अंदर बहुत सारे दूसरे ममालिक का भी इंटरेस्ट था कि जैसे पाकिस्तान के UK के साथ बहुत टाइज हैं, लोग बहुत जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, US के साथ, कनाडा, तो जहां पे हमारे ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे, उसमें ये भी है कि वो एक जगह से अगर एक शख्स कन्विक्टेड है तो वो दूसरे मुल्क में जाके वहां से जब उसकी सजा मुकम्मल होगी तो दूसरे मुल्क में जाके वो काम करना शुरू करते, तो उसका ट्रैक रखना, तो वो तो सिर्फ उस हद तक है। अब इसमें अभी तक जो उसके ऑफेंडर की रिहेबिलिटेशन है उसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ। उसमें उसकी जो रिहेबिलिटेशन है कि ये एक बीमारी है, ये एक, मैं इसके ऊपर एक पेपर भी लिख चुका हूं। मैं इसमें ये जो स्पेशल कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, उसका मेंबर, वो हमारे पास मंथली जो है ना वो डाटा सारे पाकिस्तान से आता है, उसको देखते हैं। एक उसमें जो जिसको आप पॉजिटिव चीज कह सकते हैं, वो आप बुरी चीज में पॉजिटिव निकालना वैसे इन इट सेल्फ कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपका कन्विक्शन रेट हाई हो रहा है। जो कन्विक्शन रेट आपका जो है ना कि वो इन ऑफेंसेस में 1-2% था, वो आपका जो है वो इस वक्त 10-11% तक आपका कन्विक्शन रेट हो रहा है। तो इसमें डेफिनेटली कन्विक्शंस जो है ना कि वो बेहतर हो रही हैं, आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो उम्मीद नजर आती है। लेकिन इन इट सेल्फ जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो ऑफेंडर है वो बाद में जब फिर सोसाइटी में आ जाएगा वो उतना ही खतरा है। और दूसरी बात ये भी देखने की जरूरत है कि उसकी साइकोलॉजी को भी स्टडी करने की जरूरत है। जब आपको पता चलता है कि एक बंदा रिपीटेडली ऑफेंसेस में, आपके पास ऐसे केसेस भी आए 100-200 जो है ना 20-20, 30-30 केसेस में एक ही शख्स इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि वो तो सिक है। उसको ट्रीटमेंट की, उसको सोसाइटी से अलग रखने की भी जरूरत है ताकि सोसाइटी को बचाया जा सके, लेकिन एट द सेम टाइम उसको रिहेबिलिटेट करने की भी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जगह है ये हमारी अभी तक बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। हमने इसके ऊपर अभी तक नहीं सोचा कि हम सिर्फ मैक्सिमम हमारा फोकस ये है कि ऑफेंडर को सजा हो जाए।
भाई जब ऑफेंडर को सजा हो जाएगी तो विक्टिम को क्या मिलेगा? ठीक है। आपको विक्टिम को भी रिहेबिलिटेट करना है और ऑफेंडर की साइकोलॉजी को स्टडी करके उसको भी रीऑफेंडर होने से बचाना है, कि वो रीऑफेंडिंग करने से बचाना है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है। और सर जल्दी से इसके ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बुखारी साहब। जनाब अली, बस मैं ये अर्ज करूंगा कि तफ्तीश और सजा में फ़र्क होता है। बस इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी मैडम, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही गुफ्तगू हुई है इसकी चीज़ के ऊपर। और मैं समझती हूँ कि सज़ा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि सज़ा फ़ौरन मिलनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा देर जब हो जाती है ना तो वो फिर उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पूरी सज़ा इसका हल है। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं। और दूसरा ये कि फिर एक उसको सबक नहीं मिलता, जो ऑफेंडर है उसको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर क्या कहेंगे शराफत साहब? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में काफ़ी सफ़र तय किया है, लेकिन ये है कि इसकी जो है ना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आगाही का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे लॉज की प्रॉपर इन्फोर्समेंट का हो, इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने का हो, या आप जो इसके अंदर जो जस्टिस एक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का हो, इन सब को आपको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। रास्ता ठीक है लेकिन अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। ठीक है सर। और नाज़रीन, बिल्कुल आज की गुफ्तगू का मकसद अफसोस का इजहार नहीं करना था, बल्कि ये समझना था कि आखिर वो कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ बार बार ऐसे संगीन जराइम का शिकार होती हैं। और हर वाक़े के बाद एहतजाज होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तहकीकात होती हैं, मगर असल सवाल वही रह जाता है कि क्या हम अगले बच्चे को बचा पाएंगे? अगर हर साल हज़ारों बच्चे जिनसी इस्तेहसाल, अगवा और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं तो ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मसला नहीं, बल्कि पूरे माशरे, तालीमी निज़ाम, वालिदैन, मजहबी, समाजी इदारों, रियासत की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी तरजीह बनाना चाहिए। हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसके ऊपर बार बार अवेयर करने की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ अपने मेहमानों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।